इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। किसके प्रतिरक्षा? रोगों के प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने, द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता, द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी के कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। दी कैपेसिटी, जिस तरह से कल हम लोगों ने देखा रोग दो तरह के थे, एक कंजेंटियल, दूसरा एक्वायर्ड, उसी तरह रोगों से लड़ने की क्षमता भी दो तरह की होती है। जिस तरह से रोग दो तरह के थे उसी तरह से रोगों से लड़ने की क्षमता भी दो तरह की होती है, यानी इसको चार्ट फिर मैं बना रहा हूं। साथ साथ पेन चलाते रहिएगा, जहां फिर समझाने लगेंगे वहीं रुक जाइएगा, ठीक? जैसे कल बीमारी का एक चार्ट बना था ना, वैसे ही अब इसका भी एक चार्ट बनेगा। कॉन्सेप्चुअल बात है, फैक्चुअल बात तो सब फैक्ट्स किताब में आपके दिया ही हुआ है। दो तरह से रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। पहला होता है इनेट इम्यूनिटी, या इसी को कहते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी हिंदी में कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, इनेट और इनबॉर्न। दूसरा होता है वही एक्वायर्ड और एडॉप्टिव। पानी में कुछ है और गर्म भी नहीं है, देखो जल्दी आना थोड़ा। एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। एक एक करके समझते हैं। पहला है इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम समझने का काम करते हैं इनेट और इनबॉर्न। हिंदी में कहते हैं सहज। सहज मतलब विदाउट एनी एफर्ट। तो वो रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो हमें विदाउट एनी एफर्ट मिल गई है, सहज ही प्राप्त हो गई है, अनायास ही मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि हम ह्यूमन रेस में पैदा हो गए हैं, मानव प्रजाति में पैदा होने के कारण वो मिल गई है। क्या है वो, आगे इसी को डिटेल करना है। तो रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो हमें ह्यूमन होने के नाते ही मात्र मिल गई है, एफर्टलेसली मिल गई है, बिना किसी प्रयास के मिल गई है, उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। जीवन भर यही हमें रोगों से बचाती है, जीवन भर हमें रोगों से यही बचाती है, यही लड़ते रहती है। अगर ये फेल हुई तो हम बीमार पड़ते हैं। अगर ये फेल हुई तो हम बीमार पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हम मतलब दूसरे से प्रतिरक्षा लेंगे, और वो दूसरा क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस, जिससे हमें प्रतिरक्षा मिलती है। वो क्या होता है? दवाएं। ठीक है? तो ये जो उपार्जित है, उप अर्जित है, दूसरे से प्रतिरक्षा लेने का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंसेस से लेना, दवाओं से लेना। और इस प्रतिरक्षा के बारे में मेडिकल साइंसेज में डिटेल में बताया जाता है। कौन से रोग में कौन सी दवा देनी है वो कहां बताया जाता है? मेडिकल साइंसेज में। बट हमें बस इतना जानता है कि ये प्रतिरक्षा भी आएगी तो एक्टिवेट किसे करती है? इसे ही करती है। यानी वो आपके शरीर में आके एंटीबॉडीज ही तो बनवाएगी, और एंटीबॉडी कौन बनाएगी? सहज प्रतिरक्षा बनाएगी।
तो यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, वो भी डायरेक्ट आके रोगों से नहीं लड़ती। जीवन भर आपसे, आपके शरीर में रोगों से लड़ने का काम कौन करेगा? सहज प्रतिरक्षा। ये फेल हो जाएगी तो हमें उपार्जित की जरूरत पड़ती है, और उपार्जित भी आके इसे क्या कर देगी? हाइपर एक्टिव कर देगी, उत्प्रेरित कर देगी कि तुम काम कर सकते हो। जैसे वही है कि हनुमान जी को जब क्या है, हिंद महासागर क्रॉस करके लंका जाना था, वो भी डर रहे थे। फिर उनको समझाया गया, अरे आप हनुमान हो, क्या कर सकते हो, एक बार कूदोगे इस पार से उस पार चले जाओगे। तो उनको याद दिलाया गया। तो वैसे ही ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये आती है एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन एंड सो मेनी मोर्स। वो क्या करती है? आपके इसी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है कि तुम कर सकते हो, करो, तो ज्यादा मात्रा में बनाओ, अपने आप वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आके यानी हमें पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में? यहां जानना है इनेट या इनबॉर्न के बारे में। तो पहली बात समझिएगा कि जीवन भर यही हमें रोगों से बचाता है। ये अगर क्या हो गया, फेल हो गया, तो हम बीमार होते हैं, और जब बीमार होते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उपार्जित प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कोशिश करना होता है कि जीवन भर इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो जो इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, सहज प्रतिरक्षा होती है, ये 4 तरह की होती है। सहज प्रतिरक्षा जो है, अब आप सहज और उपार्जित में जो भी लिखना चाहें, एक आध दो लाइन आप अपने से लिख लीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। याद रखने का मेन क्या है फैक्टर? याद रखना है। इनेट या इनबॉर्न, ठीक, सहज प्रतिरक्षा। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, शारीरिक रोध। शारीरिक रोध। एग्जाम्पल लिख लो इसके, फिर मैं एग्जाम्पल। जैसे होता है स्किन, त्वचा, यानी शरीर में हमारे कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो नॉर्मली उनका दूसरा काम होता है, लेकिन हमारे जाने अनजाने में वो हमें क्या करते रहते हैं? बीमारियों से बचाते रहते हैं। जैसे स्किन, स्किन के बहुत सारे काम हमने पढ़े कि उत्सर्जन तंत्र में क्या काम है और सेंसरी ऑर्गन में क्या काम है। अब हमें यहां देखना है कि ये हमें रोगों से त्वचा कैसे बचाती है। चलो मैं केस बनाता हूं, थोड़ा इमेजिन करो कि सपोज दैट मानव प्रजाति में से स्किन गायब हो जाए, हट जाए, तो क्या होगा? पहला काम तो गोरे काले का भेद खत्म हो जाएगा। नहीं, सब इक्वल हो जाएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब क्या होगा? ठीक, और एक कॉमन सेंस वाली बात पहले करते हैं हम लोग। हाँ, सारे ऑर्गन कौन बोला? सही बोल रहे हैं, बोलो। सारे ऑर्गन डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो जाएंगे। अंदर सब कुछ छुपा के कौन रखा है? स्किन ही ना। तो स्किन हटी मतलब हमारी बॉडी को है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगी। तो अभी डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो उस पर डस्ट, पोल्यूशन, इन सब का असर नहीं होता है। डस्ट आपके स्किन पे बैठती है और रगड़ रगड़ के आप धो लेते हो, नहाते हो, मैल छुड़ाते हो, साफ हो जाता है। तो आप कितना भी एयर टाइट कपड़ा पहन लीजिए, ये सर्दियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं, फिर भी कपड़ा हमारा एयर टाइट नहीं होता। जैसे ही एयर टाइट होगा, खुजली होने लगती है, हम आप क्या करते रहते हैं? ऐसे ऐसे करने लगते हैं कि अंदर हवा क्या हो जाए? पास आउट हो जाए। तो अगर यानी कि हमारे कपड़े एयर टाइट नहीं होते, हम चाहे जितना लेयर पहन ले, तो उसके अंदर एयर जाएगी तो माइक्रो पार्टिकुलेट्स भी जाएंगे, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी जाएंगे, और जाके उस पे क्या होने लगेंगे? किडनी पे, लीवर पे, हार्ट पे डिपॉजिट होना शुरू होंगे। आसान भाषा में समझिएगा, जब डिपॉजिट होना शुरू होंगे, तो अभी ठंडी में सुबह सुबह कितने लोगों ने छोड़ दिया होगा
या कुछ लोग मजबूरी में करते होंगे। जैसे अभी एक चीज की सफाई सो के उठ के करते हो, टूथ ब्रश करना है, भाई। सर्दियां बढ़ गई, कुछ लोग छोड़ भी दिए होंगे, कौन करे, ठीक है चलो कभी दोपहर दोपहर को कर लेंगे, हो जाएगा। तो अभी एक ही क्या है, एक ही चीज की सफाई करनी है मुंह में, दांत की रोज। अब क्या हो जाएगा, जब इस पे रोज मैल जमेगा तो कई तरह के ब्रश आएंगे, लंग ब्रश, किडनी ब्रश, हार्ड ब्रश, और फिर लेके साफ कर रहे हो, कहीं जाना होगा जल्दी जल्दी में तो घर में कहोगे अरे यार आज मेरा साफ करवा दो, कल तुम्हारा भी करवा देंगे। ठीक, यानी डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, जब इस पे डस्ट पार्टिकल जमा होने लगेगा तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर लोड पड़ेगा, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होने लगेगा, प्रभावित होने लगेगा। यानी जब वर्क नहीं सही से करेगा तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आज सपोज दैट आज आपको मच्छर काटता है, तो पूरी बॉडी में कहीं भी काटे, स्किन पे काट लेता है, स्किन ही तो है सब सराउंड किए। अब स्किन नहीं है, गर्मियों का समय है, कम कपड़े में हम लोग रहते हैं घर में, तो कभी वो किडनी पे काट लिया, कभी क्या है हार्ट का खून पीने का मन किया, हार्ट पे काट लिया, तो आपको क्या होगा कि बीमार होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर वो जो प्रोटोजोआ लेके चलता है मच्छर, डायरेक्ट आपके ब्लड में पहुंचा दिया, आपके आर्टरी में पहुंचा दिया और कई सारे ऑर्गन में पहुंच गया, तो बीमार होने के चांसेस बढ़ गए। अभी आप बाइक से आते हो, स्कूटी से आते हो, ठीक है, सर्दी में मान लीजिए बहुत सारा कपड़ा पहने हो, गर्मी में तो इतने कपड़े नहीं पहनते हो ना, तो जो ये एयर प्रेशर होता है ना, वो कौन झेलता है, आपकी स्किन। नहीं है, क्या पता लगा स्कूटी की स्पीड बढ़ाए, तब तक पीछे वाला कर तुम्हारी किडनी गिर गई, उठा लो। क्योंकि जो पेरिटोनियम है, जो पेरिकार्डियम है, उसकी भी एक लिमिट होती है ना, कि कितना क्या करे, कितना प्रेशर वो झेल पाएगा, कितना शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और डायरेक्ट जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गए तो क्या करेगा, वो प्रेशर उतना झेल नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जाने अनजाने में, अभी आपको कहीं चोट लगती है, मान लीजिए झटके से हाथ लगा, तो कहीं चोट लगी तो स्किन पे लगती है, अंदर के ऑर्गन्स बच जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कुछ फेंका ही, या कहीं से कील चुभ गई आपको, तो कहीं भी चुभेगी तो स्किन पे ही चुभती ना, ब्लड ब्लड आता है, थोड़ी देर में सही हो जाता है। स्किन नहीं है, सीधे आर्टरी में चुभ गई या वेन में चुभ गई, तो ब्लीडिंग रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी मान लीजिए कहीं इधर उधर से आके, तो हार्ट ही पंचर हो जाएगा, फिर पंचर नहीं बन पाएगा वो जल्दी, या आपका क्या है, लंग्स पंचर हो गया, तो फिर क्या है, मौत होने की संभावना 90% से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये सब पंचर हुआ तो कोई इंसिडेंटली आप क्या है, हॉस्पिटल के नजदीक हैं, और वो ऐसे हॉस्पिटल के नजदीक है जहां उसको सही करने की सुविधा है। अगर वहां सही करने की सुविधा नहीं है तो उस तरह के हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि हम आप बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सब ये एग्जाम्पल देने का बस इतना मतलब है कि हमारे फिजिकल शरीर में, फिजिक में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे स्किन, ये क्या करते हैं, इसका काम हम समझते हैं अलग अलग है, लेकिन जाने अनजाने में ये क्या कर रहा है, हमें बीमारी से बचा रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये रोगों से लड़ रहा है। कम से कम क्या है, कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसे कांटेक्ट में आएगा तो यही आएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर। यानी उसका काम कुछ और है, हम दिखता भी वो हमें कि ये दूसरा काम कर रहा है, लेकिन अनजाने में वो हमें क्या कर रहा है, रोग से भी बचा रहा है। ठीक, ये हो गया फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। कायिकी रोध। अब देखो हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना कि शरीर काया तो एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, तो इसीलिए इंग्लिश नाम साथ साथ लिखते रहना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखेगा, टीयर इन आई, आंख में आंसू, सलाइवा इन माउथ, मुंह में लार,
एसिड इन स्टमक, आमाशय में अम्ल। इन तीनों का काम अपना अलग अलग है, क्योंकि काइकी लिखने का क्या मतलब है कि फिजियोलॉजिकल जो लिखे हो, फिजिकल जो लिखे हो, वो हमें क्लियर कट हमेशा दिखता है। ये है कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमें दिखेगा नहीं। आपकी आंख में कितना पानी पता है? नहीं पता है ना। लेकिन एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल या कीड़ा चला जाए तो इतना निकलने लगता है कि जब तक वो नहीं निकलेगा, हो सकता है कि आपसे नहीं निकला, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने में 1 घंटा लग जाए, तो 1 घंटे लगातार देखते हो आंख से पानी निकलते रहता है। अगर 2 मिनट में सही होगा तो 2 मिनट में निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो आंख के आंसू, टीयर में भी लाइसोजाइम वाला वही एंजाइम होता है, यानी मुंह के सलाइवा में भी वही एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एसिड। यानी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो हमें हमारी आंख में प्रवेश किया, तो ये टीयर क्या करता है? टीयर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती है? इतना टीयर निकालती है कि वो उसमें डूब के मर जाए। अब हाथी तो आंख में घुसेगा नहीं ना, तो वो डूब के मर जाए। अगर वो नहीं भी मर रहा है, तो अगर वो कोई पॉइजन सिक्रीट कर रहा है, तो उसका पॉइजन इतना डाइल्यूट हो जाए कि उसका असर क्या हो? हमारी आंख पे ना हो, हमेशा वो क्या करे? बाहर की तरफ निकले। और हम अपने से नहीं निकाल पाते तो डॉक्टर के पास जाते हैं। यही है। जैसे सलाइवा का काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना, मेन काम यही है ना। लेकिन उसमें जो एंजाइम है, लाइसोजाइम जो है, वो क्या कर रहा है कि जाने अनजाने में जब आप क्या कर रहे हो, अनहाइजीनिक चीजें खा रहे हो, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस जो है, रोगाणु जो है, जम्स जो है आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। ये हमें दिखता नहीं कि मुंह में कितनी लार है, जरूरत के समय उतना बन जाएगा। उससे ज्यादा आप इंटेक कर लिए हो, आमाशय तक पहुंच गया है, स्टमक तक पहुंच गया है, तो स्टमक का काम जानते हो ना, फूड को काई में बदलना होता है, यही है। लेकिन अगर उसमें कोई पैथोजन इंटर कर गया है, बैक्टीरिया वायरस कर गया है, तो साथ में वो क्या करता है? उसे भी मार देता है। यानी हमारे शरीर में है, हमें दिखाई नॉर्मली नहीं पड़ता है, और वो दूसरा काम करता है। दोनों में अंतर यही है, फिजिकल में वो हमें दिखाई पड़ रहा है, फिजियोलॉजिकल में हमें दिखाई नॉर्मली नहीं पड़ रहा है, बस दोनों अंतर यही है। तीसरा लिखिए। तीसरा होता है सेलुलर बैरियर, कोशिकीय रोध। इसका एग्जांपल लिखिए। मैं सुपर सेट लिख दे रहा हूं, उसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो। सुपर सेट है WBC। अब उसमें आप लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये वो जो मन करे वो लिख लो, या WBC लिख लो, सीधे सीधे समझ में आएगी बात। यानी हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं इसीलिए हैं ही, क्या करने के लिए? और रोगों से बचाने के लिए। और WBC कितने प्रकार की होती है, कौन सा कार्य करता है, ये मैंने आपको डिटेल में कम से कम 1-1.5 घंटे में समझाया था। 2 तरह की, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, फिर सब बताया था ना, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मेनी मोर। तो ये सब वही है, इसी को कहते हैं, किसको? WBC। अब देखो ऑप्शन इस तरह बैरियर टाइप रहेगा, तो पूछा जाए कि बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम, लिख लो यही, प्रतिरक्षा तंत्र का आधार स्तंभ। अगर इस टाइप का रहे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, या साइटोकाइन बैरियर, चौथा भी बताना है साइटोकाइन बैरियर, तो उसमें क्या ऑप्शन सही होगा? सेलुलर बैरियर। यानी बैरियर टाइप का ऑप्शन रहे तो वो क्या है? सेलुलर बैरियर है, WBC सेल है। या इस तरह से ऑप्शन रहे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो आप जानते हो उसमें क्या रखेगा? WBC। यानी उसे इसीलिए WBC में भी उधर लिखे हो आप कि कोशिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का आधार स्तंभ। तो ये किसका? इसका सुपर सेट क्या है? सेलुलर बैरियर है।
तो सेलुलर कोशिकीय रोध को भी कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का आधार स्तंभ। यानी ये क्या कर रहा है, हमें आपको रोगों से बचा रहा है।